प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज हम लोग भारत की खोज पाठ्य पुस्तक में संकलित युगों का दौर अध्याय का अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम इसके कठिन शब्दों के अर्थ को नोट कर लेंगे। इसके शब्दार्थ से अवगत हो जाएंगे। नोट कीजिए। अवसान, उदय, शुरुआत, अपेक्षाकृत का अर्थ है उम्मीदें। उभर का मतलब है उत्थान। नेतृत्व, मार्गदर्शन। पाटलिपुत्र, पटना। हमला, आक्रमण। खुद, स्वयं। आख्यानों, इतिहास, कृतियों, आख्यानिक कृतियों। सरहदी, सीमा से संबंधित। स्तंभ, गुंबद। लाट, भंडार। झलक, दृश्य। सुदूर, बहुत दूर। ढकेल, धक्का देना। खदेड़ा, भगाया। शक, संदेह। कायम, स्थिर। व्यापक, बड़े पैमाने पर। कनिष्क, छोटे स्तर पर। जिक्र, चर्चा। बावजूद, अलावा।
सशक्त, बलशाली, तोहफे, उपहार, अद्भुत, अनोखा, संप्रदाय, जाति एवं वर्ग, धर्म, बहसों, चर्चाओं, विशिष्ट, विशेष, प्रतिनिधि, नायक, अंतरधारा, आंतरिक विचार धाराएं, भारतीयकरण, भारत के लोगों द्वारा बनाई गई, संरक्षक, रक्षा करने वाले, खिलाफ, विरोध, आगमन, प्रवेश, ग्रहण, स्वीकार, प्रबल, बल के साथ, शक्तिशाली, सजातीय, अपनी जाति के लोगों के साथ, कट्टरता, अपनी बातों पर अडिग रहना, दूसरे की न मानना, न सुनना, विकसित, विकास की ओर जाना, उत्थान की ओर, विपरीत, विरोध, समन्वय, समानता, निर्मित, बनाई गई, बुनियाद, नींव, अजीब, अनोखा, रस्मो रिवाज, रीति, नियम,
नियमावली। अजनबी, अनजान। ढांचे, नमूने। अनदेखा, बिना देखे। खतरा, परेशानी। मूलतः, मूल रूप से। संकीर्णता, संकुचित। प्रतीक, सूचक। दरअसल, वास्तव में। तमाम, बहुत सारी। प्रवृत्तियाँ, आदतें। निर्माण, समाप्ति। किसी की मृत्यु हो जाना, निर्माण। पुनर्जागरण, दोबारा चेतना आना, जागरूक होना। उदार, दया से भरे हुए। उग्रता, क्रोध। अक्सर, अधिकांश। शक्ल, सूरत। अख्तियार, अपने बस में। तेजस्विता, तेज से भरी हुई। दृष्टि, नजर। समृद्ध, संपन्न। मेहरबान, न्यौछावर। कपटपूर्ण, छल का साथ लेते हुए। नहीं तो आवाज आई में। जज्ब,
मिलते हुए दमन तहस नहस। हिंदूवाद, हिंदू से जुड़ी हुई इकट्ठा एकत्र अब इसके शब्दार्थ रहे। हम लोग इसका वाचन करेंगे और साथ ही साथ इसे समझते हुए चलेंगे। तो साथियों, सर्वप्रथम मैं वाचन करूँगा, आदर्श वाचन, और आप अनुकरण वाचन बाद में करेंगे। युगों का दौर, समय का दौर, समय का चक्र, शासन में राष्ट्रीयता और साम्राज्यवाद। मौर्य साम्राज्य का अवसान हुआ और उसकी जगह शुंग वंश ने ले ली, जिसका शासन अपेक्षाकृत बहुत छोटे क्षेत्र पर था। साथियों, शुंग वंश के थे और उनका जो है शासन चल रहा था, जो छोटे पैमाने पर था, और दक्षिण में बड़े राज्य उभर रहे थे और उत्तर में काबुल से पंजाब तक बाख्तरी या भारतीय यूनानी फैल गए थे। भारतीय यूनानी जो है वे उत्तर में काबुल से लेकर के पंजाब तक फैले हुए थे और दक्षिण में बड़े व्यापक रूप से, विस्तृत रूप से इसे कर रहे थे। उनका शासन दिन प्रतिदिन विकसित हो रहा था। मेनांडर के नेतृत्व में उन्होंने पाटलिपुत्र तक पर हमला किया, किंतु उनकी हार हुई। ये शुंग वंश वालों ने पटना पर भी आक्रमण किया था, लेकिन वे जीत नहीं पाए थे। खुद मेनांडर पर भारतीय चेतना और वातावरण का प्रभाव पड़ा और वह बौद्ध हो गया, और पटना के आसपास जो भी लोग थे वे बुद्ध धर्म से जुड़ गए। वहाँ राजा मिलिंद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। बौद्ध आख्यानों में उसकी लोक प्रसिद्धि लगभग एक संत के रूप में हुई थी। मिलिंदी जो थे वे संत विचारधारा के थे, ऐसा बौद्ध धर्म के ग्रंथों में मिलता है, देखा जाता है। भारतीय और यूनानी संस्कृतियों के मेल में अफगानिस्तान और सरहदी सूबे के क्षेत्र में गांधार की यूनानी बौद्ध कला का जन्म हुआ। गांधार क्षेत्र में, गांधार नगर में, यहाँ जो है यूनानी बौद्ध कला जो है, उस कला की विशेष खूबियाँ देखने को मिलती है। निरंतर वह फलता फूलता है। भारत के मध्य प्रदेश से सांची के निकट बेसनगर में ग्रेनाइट पत्थर की एक
लाट है, जो होली ओदो स्तंभ के नाम से प्रसिद्ध है। यह ग्रेनाइट पत्थर जो है भारत के मध्य प्रदेश में व्यापक रूप से मिलता है और इस होलियोदो स्तंभ के नाम से प्रसिद्ध भी है। इसका समय ईसा पूर्व पहली शताब्दी है और इस पर संस्कृत का एक लेख खुदा है। यहाँ पर संस्कृत विषय में एक लेख खुदा हुआ है और उस निबंध से लोगों को जानकारी प्राप्त होती है। इससे हमें उन यूनानियों के भारतीयकरण की झलक मिलती है जो सरहद पर आए थे और भारतीय संस्कृति को जज्ब कर रहे थे। लोग भारतीय संस्कृति को धीरे धीरे अपना रहे थे। यूनान से भारत की ओर जो आए हुए थे उन लोगों को यहाँ देखने को मिले। तनी और जोर से कहता लोगन आवाज टेप हुई ना, अब थोड़ा जगह कहीं। इस प्रकार से इनका लेख खुदा हुआ है और भारतीय सरहद पर ये आए हुए थे। मध्य एशिया में शक लोग आक्सस नदी की घाटी में बस गए। जो मध्य एशिया में सीदियन आए हुए थे वे धीरे धीरे क्या किए कि भारतीय संस्कृति को अपना लिए और आक्सस अच्छू नामक जो नदी है उसी की घाटी में वे रहने लगे। उईची सुदूर पूरब से आए और उन्होंने इन लोगों को उत्तर भारत की ओर ढकेल दिया और इन लोगों को उत्तर धक्का देकर पूरब की ओर से यूची लोग आए और भगा दिए। ये शक बौद्ध और हिंदू हो गए। इनमें से कुछ लोगों ने हिंदू धर्म को स्वीकारा और कुछ लोगों ने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया। यूचियो में से एक दल कुषाणों का था और कुषाण भी इन्हीं के एक अंग थे। उन्होंने सब पर अधिकार करके उत्तर भारत तक अपना विस्तार कर लिया। वे उत्तर भारत तक अपना अधिकार जमा लिए थे। उन्होंने शकों को पराजित करके उन्हें दक्षिण की ओर खदेड़ा। लड़ाइयाँ करके दक्षिण जो है उन्होंने भेज दिया और शक काठियावाड़ और दक्षिण की ओर चले गए। इसके बाद कुषाणों ने पूरे उत्तर भारत पर और मध्य एशिया के बहुत बड़े भाग पर अपना व्यापक और मजबूत साम्राज्य कायम किया। बहुत ही सशक्त अपना प्रभावी शासन उन्होंने उत्तर भारत पर स्थापित किया। उनमें से कुछ ने हिंदू धर्म को अपना लिया लेकिन अधिकांश लोग बौद्ध धर्म हो गए और उनमें से भी कुछ ने हिंदू को धर्म को अपनाया एवं कुछ लोगों ने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया। उनका सबसे प्रसिद्ध शासक कनिष्क
उन बौद्ध कथाओं का भी नायक है। कनिष्क उनका शासक रहा है जो बौद्ध धर्म का अनुयायी रहा है। बौद्ध धर्म के उत्थान में उसका योगदान रहा है, जिनमें उसके महान कारनामों और सार्वजनिक कामों का जिक्र किया गया है। और कनिष्क जो है वह अपने क्रियाकलाप से, अपने कर्मों से, सार्वजनिक कर्मों से बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाने का काम किया। उसके बौद्ध होने के बावजूद ऐसा लगता है कि राज्य धर्म का स्वरूप कुछ मिला जुला था, जिसमें जरथुस्त्र के धर्म का भी योगदान था। बौद्ध धर्म को बढ़ाने में कनिष्क के साथ साथ जरथुस्त्र के धर्म का भी उल्लेख मिलता है। यह सरहदी सूबा जो कुषाण साम्राज्य कहलाया और वहीं जो है आगे आकर के कुषाण साम्राज्य के नाम से जाना जाता है। उसकी राजधानी आधुनिक पेशावर के निकट थी। तक्षशिला का पुराना विश्वविद्यालय भी उसके निकट था। वो बहुत से राष्ट्रों से आने वाले लोगों के मिलने का स्थान बन गया था। तक्षशिला के पास आने वाले लोगों का एक केंद्र हो गया और तक्षशिला विश्वविद्यालय के यहाँ लोगों से मुलाकात होने लगी भारी मात्रा में। यहाँ भारतीयों की मुलाकात सिदियनों, यूचियों, ईरानियों, वाकफी, यूनानियों, तुर्कों और चीनियों से होती थी। अनेक जगह के आए हुए लोगों से इनकी मुलाकात होती थी। ये विभिन्न संस्कृतियां एक दूसरे को प्रभावित करती थीं और चूंकि वे भिन्न भिन्न जगह के थे, भिन्न भिन्न स्थान के थे, तो उसमें उनकी कला संस्कृति, एक दूसरे की कला संस्कृति, एक दूसरे की कला संस्कृति को प्रभावित करती थी और वे बहुत कुछ एक दूसरे से सीखते थे। इनके आपसी प्रभावों के परिणाम स्वरूप मूर्तिकला और चित्रकला की एक सशक्त शैली ने जन्म लिया और ये दोनों मिलकर, इस सब ने मिलकर के अपने हस्तकला एवं मूर्ति बना करके, मूर्ति निर्मित करके यह हाथों से तरह तरह की कलाकृतियों को जन्म दिया। और कहा जाता है इतिहास की दृष्टि से इसी ज़माने में चीन और भारत के बीच पहले संपर्क हुए और 64 ईस्वी में यहाँ चीनी राजदूत आए। कहा जाता है 64 ईस्वी में यहाँ चीन आए, चीनी राजदूत भारत आए और भारत एवं चीन का संपर्क जो है पहली बार यहाँ हुआ था। उस समय चीन से भारत को जो तोहफे मिले उनमें आड़ू और नाशपाती के पेड़ थे और उस समय जो चीन ने भेंट किया था भारत को, उस फलदार वृक्ष उसके मुख्य अंग थे, जैसा कि नाशपाती और आड़ू नामक पेड़ अत्यधिक मात्रा में चीन के द्वारा मिला भारत को। गोबी रेगिस्तान के ठीक किनारे किनारे तुर्फान और कुचा में भारतीय, चीनी और ईरानी संस्कृतियों का अद्भुत मेल हुआ एवं तुर्फान और कुचा तथा रेगिस्तान, गोबी रेगिस्तान के किनारे वहाँ पर भारतीय
कला संस्कृति और चीनी कला संस्कृति का अद्भुत मेल हुआ, अनोखा मेल हुआ। कुषाण काल में बौद्ध धर्म दो संप्रदायों में बढ़ गया, महायान और हीनयान। बौद्ध धर्म जो है आगे बढ़ कर के जब कुषाण कला काल में पहुंचा तो अब बौद्ध धर्म के दो रूप हो गए, एक को हीनयान कहा जाने लगा और दूसरे को महायान। उन दोनों के बीच मतभेद उठ खड़े हुए। भारतीय परंपरा के अनुसार बड़ी बड़ी सभाओं में इन समस्याओं पर विवाद आयोजित किए जाने लगे। इन बहसों में सारे देश के प्रतिनिधि भाग लेते थे। जब भी महायान और हीनयान दोनों की समस्याएं उठती तो उसे सुलझाने के लिए विश्व स्तर पर बड़ी बड़ी संगोष्ठी आयोजित की जाती थी और काफ़ी लोग भाग लेते थे। इन विवादों में एक नाम सबसे अलग और विशिष्ट दिखाई पड़ता है। यह नाम नागार्जुन का है, जो ईसा की पहली शताब्दी में हुए। ईसा की पहली शताब्दी में नागार्जुन जी आए, उनका नाम सामने उभर करके आता है। उनका व्यक्तित्व महान था। वे बौद्ध शास्त्रों और भारतीय दर्शन दोनों के बहुत बड़े विद्वान थे। बौद्ध धर्म एवं हिंदू धर्म, इन दोनों का उन्हें गहन अध्ययन था। इसलिए नागार्जुन जी बड़ी बखूबी से दोनों को समझते थे। उन्हीं के कारण भारत में महायान की विजय हुई और नागार्जुन के कारण ही महायान जो है भारत में विजय प्राप्त किया। महायान के ही सिद्धांतों का प्रचार चीन में हुआ। लंका और बर्मा हीनयान को मानते रहे। इनका प्रचार जो है लंका, बर्मा, चीन आदि में हुआ, लेकिन वहाँ के लोग हीनयान को भी मानते रहे। कुषाणों ने अपना भारतीयकरण कर लिया था। वे भारतीय संस्कृति के संरक्षक हो गए थे। फिर भी राष्ट्रीय विरोध की एक अंतर्धारा उनके शासन के खिलाफ बराबर चल रही थी। बाद में जब भारत में नई जातियों का आगमन हुआ तो ईसा की चौथी शताब्दी के आरंभ में विदेशियों का विरोध करने वाले इस राष्ट्रीय आंदोलन ने निश्चित रूप ग्रहण कर लिया। धीरे धीरे ऐसा आया कि मूल रूप से जो बाहर के हैं, विदेश के हैं, उन्हें भेजा जाए और सभी जो है इस पर विचार करने लगे। एक दूसरे महान शासक ने, जिसका नाम भी चंद्रगुप्त था, नए हमलावरों को मार भगाया और एक शक्तिशाली विशाल साम्राज्य कायम किया। चंद्रगुप्त जो है वह अपने शासन काल में नए जो बाहर से आए हुए थे, विदेशों से आए हुए थे, उनको मार भगाने में सफल रहा और अपने साम्राज्य को, अपने शासन को विस्तृत रूप से कायम रखा। इस तरह से 320 में गुप्त साम्राज्य का युग आरंभ हुआ। इस साम्राज्य में एक के बाद एक कई महान शासक हुए जो युद्ध और शांति दोनों कलाओं में सफल हुए। चंद्रगुप्त के बाद धीरे धीरे यह शासन काल कई लोगों के हाथों में आया और जिनके भी हाथ में आया वे युद्ध और शांति दोनों को अपना सिद्धांत मान करके कार्य किए। लगातार हमलों ने विदेशियों के प्रति प्रबल विरोधी भावना को
जन्म दिया और देश के पुराने ब्राह्मण क्षत्रिय तत्वों को मातृभूमि और संस्कृति दोनों की रक्षा के बारे में सोचने के लिए मजबूर होना पड़ा। ब्राह्मण और क्षत्रिय ये दोनों मिलकर के देश की कला संस्कृति को बचाने के लिए विचार करने लगे, लेकिन क्रमशः इन आदर्शों में ऐसी कट्टरता विकसित होने लगी कि जो इनके स्वभाव के विपरीत थी। इनका कार्य कुछ और था, सिद्धांत कुछ और था, लेकिन धीरे धीरे ये क्षत्रिय और ब्राह्मण के अंदर कट्टरता कूट कूट कर भरी हुई सामने नजर आने लगी। आरंभ में जब आर्य यहाँ उस स्थान पर आए जिसे उन्होंने आर्यावर्त या भारतवर्ष कहा था, भारतवर्ष जो है आर्यावर्त के नाम से जाना जाता था, और जब आर्य यहाँ आए तब भारतवर्ष के सामने समस्या यह थी कि इस नई जाति और संस्कृत के बीच समन्वय कैसे कायम किया जाए, दोनों के बीच में किस तरह से समझौता किया जाए ताकि दोनों मिलजुल कर रहे। भारत ने इस स्थिति का सामना करते हुए मिली जुली भारतीय आर्य संस्कृति की मजबूत बुनियाद पर निर्मित एक अस्थायी हल प्रस्तुत किया। दूसरे विदेशी तत्व यहाँ आए और जज्ब होते गए। सबने मिलकर के एक मिली जुली संस्कृति को जन्म दिया, और जो भी आया जैसे भी आया उसी संस्कृति में वे मिलते चले गए। लेकिन समय समय पर अजीब रस्मों रिवाज वाले अजनबी लोगों के हमलों ने उसे हिला दिया। कुछ ऐसे लोग भी उसमें आए जिन लोगों ने आक्रमण किया, हमला किया, और उस आक्रमण से लोग विचलित हो गए। वह इन हमलों को अनदेखा नहीं कर सकता था, क्योंकि उन्होंने केवल उसके राजनीतिक ढांचे को ही नहीं तोड़ा, बल्कि उसके सांस्कृतिक आदर्शों और सामाजिक ढांचे के लिए भी खतरा पैदा कर दिया, क्योंकि यह आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक तीनों तत्वों को परिवर्तित कर रहा था। इसलिए तीनों को खतरा था, जिसके विषय में उन्हें मजबूर होकर के सोचना पड़ा। इनके विरुद्ध जो प्रतिक्रिया हुई उसका रूप मूलतः राष्ट्रवादी था, और राष्ट्र का नारा देते हुए, राष्ट्र का रूप लेते हुए लोगों ने इन सब का बहिष्कार किया। उसमें राष्ट्रवाद की शक्ति भी थी और संकीर्णता भी। राष्ट्रवाद तो था ही, लेकिन संकीर्णता का मतलब पुराने विचारों से जुड़े हुए, अपने जाति, धर्म, भाषा के प्रति कट्टरता, किसी की न सुनना, अर्थात अपनी ही बातों को रखना। धर्म और दर्शन, इतिहास और परंपरा, रीति रिवाज और सामाजिक ढांचा से जिसके व्यापक घेरे में उस समय के भारत के जीवन के सभी पहलू आते थे, जिसे ब्राह्मणवाद या हिंदूवाद कहा गया, और उनकी विचारधाराएं आकर के हिंदूवाद या ब्राह्मणवाद से जुड़ गईं। वह इस राष्ट्रवाद का प्रतीक बना, और वहीं जो है इस देश का, इस राष्ट्र का एक सूचक बना, एक प्रतीक बना, एक इतिहास बना। यह दरअसल राष्ट्रीय धर्म था, जिसमें तमाम गहरी जाति और सांस्कृतिक प्रवृत्तियां प्रभावित हुईं, जो आज हर जगह राष्ट्रीयता की बुनियाद में मौजूद हैं। आज पूरे हिंदुस्तान में वह चीज़ें छाई हुई हैं, और जिस बौद्ध धर्म का जन्म भारतीय विचार से हुआ था, उसके लिए भारत वह पुण्य भूमि थी जहाँ बुद्ध ने जन्म लिया था।
जहाँ बुद्ध जन्म लिए थे उसी जगह पर बुद्ध धर्म का उदय हुआ, उपदेश दिया और वहीं उनका निर्माण हुआ। वहीं बुद्ध जी का जन्म हुआ एवं बुद्ध जी की मृत्यु हुई। पर बौद्ध धर्म मूल रूप में अंतर्राष्ट्रीय था, विश्व धर्म था। जैसे जैसे उसका विकास और विस्तार हुआ वैसे वैसे उसका यह रूप और विकसित होता गया। इसलिए पुराने ब्राह्मण धर्म के लिए स्वाभाविक था कि वह बार बार राष्ट्रीय पुनर्जागरण के प्रतीक बने। बुद्ध धर्म विश्व स्तर पर फैला हुआ था, इसलिए यहाँ पर ब्राह्मण समाज जो है वह धीरे धीरे खतरा महसूस होने लगा और वे बार बार जन आंदोलन चलाए, लोगों को जागरूक किए। यह धर्म और दर्शन भारत के भीतरी धर्मों और जातीय तत्वों के प्रति तो सहनशील और उदार था, पर विदेशियों के प्रति उसकी उग्रता बराबर बढ़ती जाती थी। यह भारतीयों की उदारता महानता के अंतर्गत समाया हुआ था, लेकिन ये विदेशी जो हैं इनमें आक्रोश था, विदेशियों के प्रति आक्रोश था और वह निरंतर बढ़ती जा रही थी। और वह अपने आप को उनके प्रभाव से बचाने की कोशिश करता था। ऐसा करने से उनमें जो राष्ट्रवादी चेतना पैदा हुई थी वह अक्सर साम्राज्यवाद की शक्ल अख्तियार करने लगती थी, जो धर्म के माध्यम से लोग जागरूक किए। अब वे धीरे धीरे क्या करने लगे, अपना शासन के प्रति चौकन्ना होने लगे और गुप्त शासकों का समय बहुत प्रबुद्ध, शक्तिशाली, अत्यंत सुसंस्कृत और तेजस्विता से भरपूर था। बुद्ध का जो शासन था वास्तव में बहुत ही अच्छा शासन था, फिर भी उसमें साम्राज्यवादी प्रवृत्तियां विकसित हो गईं। इनके बहुत बड़े शासक समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा गया और जो इसके शासक थे चंद्रगुप्त, उन्हें भारत के समुद्रगुप्त, उनको भारत का नेपोलियन घोषित किया गया और वे इसके शासक हो गए। साहित्य और कला की दृष्टि से यह बहुत शानदार समय था। कहा जा रहा है समुद्रगुप्त जी का शासनकाल एक आदर्श शासनकाल था और उसमें भारत का विकास हुआ। लगभग इनका शानदार समय था जब इन्होंने अपना भारत पर शासन किया। इनके शासन में सुसंस्कृत और तेजस्विता बहुत प्रबल था, सशक्त था, इसलिए इनका यह शासनकाल बहुत कम समय तक चल पाया था। चौथी शताब्दी के आरंभ से लेकर 150 वर्ष तक गुप्त वंश ने उत्तर भारत में एक बड़े शक्तिशाली और समृद्ध राज्य पर शासन किया। चौथी शताब्दी में से लेकर के यह गुप्त साम्राज्य जो है काफ़ी समय तक चला। इसके बाद लगभग 150 वर्ष तक उनके उत्तराधिकारी अपने बचाव में लगे रहे और
साम्राज्य सिकुड़कर लगातार छोटा होता चला गया। मध्य एशिया से नए आक्रमणकारी लगातार भारत का हमला कर रहे थे। ये गोरे हूड़ कहलाते थे, जिन्होंने मुल्क में बड़ी लूटमार की। अंततः यशोवर्मन के नेतृत्व में संगठित होकर उन पर आक्रमण किया गया और उनके सरदार मिहिर गुल को बंदी बना लिया गया। लेकिन गुप्तों के वंशज बालादित्य ने उसके प्रति उदारता का व्यवहार किया और उसे भारत से लौट जाने दिया। मिहिर गुल ने इसके बदले लौटकर अपने मेहरबान पर कपटपूर्ण हमला कर दिया। उत्तर भारत में हूणों का शासन बहुत थोड़े समय रहा, लगभग आधी शताब्दी तक उत्तर भारत में हूणों का शासन जमा हुआ था। उनमें से बहुत से लोग देश में छोटे छोटे सरदारों के रूप में यहीं रह गए। वे कभी कभी परेशानी पैदा करते थे और भारतीय जन समुदाय के सागर में जज्ब होते जाते थे। भारतीय में विलय उनका हो गया भारतीयों में। और लेकिन कभी कभी वे क्या करते थे, परेशानियां पैदा करते थे। इनमें से कुछ सरदार 7वीं शताब्दी के आरंभ में आक्रमणकारी हो गए और धीरे धीरे कुछ लोग जो है आकर के आक्रमणकारी बन गए। यहाँ पर उनका दमन जो है करके कन्नौज के राजा हर्षवर्धन ने उत्तर से लेकर मध्य भारत तक एक बहुत शक्तिशाली राज्य की स्थापना की। उत्तर से लेकर के और भारत के मध्य तक हर्षवर्धन ने अपने साम्राज्य की स्थापना की। वे कट्टर बौद्ध थे। उनका महायान संप्रदाय अनेक रूपों में हिंदूवाद से मिलता जुलता था। उन्होंने बौद्ध और हिंदू दोनों धर्मों को बढ़ावा दिया। हर्षवर्धन ऐसे रहे जिन्होंने बौद्ध धर्म को और हिंदू धर्म को दोनों को काफ़ी बढ़ावा दिया। उन्हीं के समय से में प्रसिद्ध चीनी यात्री हुआन त्सांग या युआन च्वान भारत आया था। 619 ईस्वी में हर्षवर्धन कवि और नाटककार था। उसने अपने दरबार में बहुत से कलाकारों और कवियों को इकट्ठा किया और अपनी राजधानी उज्जैनी की सांस्कृतिक गतिविधियों का प्रसिद्ध केंद्र बनाया था। हर्ष की मृत्यु 648 ईस्वी में हुई थी। यह लगभग वह समय था जब अरब के रेगिस्तानों से अफ्रीका और एशिया में फैलने के लिए इस्लाम सिर उठा रहा था। जब इस्लाम के लोग सिर उठा रहे थे फैलने के लिए, उसी समय हर्षवर्धन की मृत्यु हुई थी। तो साथियों, इसके प्रत्येक गद्यांश से आप दो प्रश्न एक उत्तर वाले अपनी कक्षा कार्य में अंकित करें तथा साथ ही साथ उसे इसका सारांश अपने गृह कार्य में लिखने का कष्ट करें, प्रयास करें।